शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। जय और वेद दोनों हाइकिंग करने एक जंगल में जा रहे थे। जय वेद की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था और इस बात से वेद इरिटेट हो रही थी। असल में वेद को कैंसर था और एक साल पहले ही सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसे कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया था और आज वेद को कैंसर फ्री हुए एक साल पूरा हो चुका था। इसीलिए वह इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़े पत्थर पर चढ़ते हुए वेद गिर जाती है और उसकी टांग में चोट आ जाती है, जिसके बाद वह जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं। जय कहता है कि हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे और जय को वहीं छोड़कर बैथ पास से गुजर रही एक नदी में अपना जख्म धोने चली जाती है। वह वहाँ पर अपना जख्म साफ करते समय अचानक नदी के बहते पानी में खून आने लगता है। बैथ घबरा कर सामने देखती है तो उसके सामने कोई डेड बॉडी नजर आती है। कुछ देर बाद जब जय वहाँ आ चुका था तो दोनों देखते हैं यहाँ पर रिच की डेड बॉडी थी। यहाँ पर किसी रिच की डेड बॉडी थी, लेकिन उसकी सारी स्किन जैसे किसी ने उतार दी थी। जय कहता है हो सकता है यहाँ किसी शिकारी का काम हो और फिर वह लोग कैंप में वापस आ जाते हैं। जय ने वहाँ सेलिब्रेशन के लिए अच्छी खासी तैयारी की थी। थोड़ी देर में रात हो जाती है। वह दोनों बातें कर रहे थे तो उन्हें देर से गन शॉट की आवाज आती है। जय कहता है कि हमें रेंजर्स को कॉल करके बताना चाहिए, लेकिन बैथ उसे रोक देती है और कहती है कि अगर रेंजर्स यहाँ पर आ गए तो हमारे ट्रिप का सारा प्लान खराब हो जाएगा। रात को सोते हुए बेथ नाइटमेयर देखती है जिसमें वह एक स्ट्रेचर पर बंधी होती है। उसके सर पर बाल नहीं थे और फिर अचानक से किसी ये एचर के लंबे लंबे हाथ उसके पीछे आकर उसे दबोच लेते हैं। बेथ डर कर रुक जाती है। उसी टाइम उसे जंगल से कोई आवाज सुनाई देती है। फिर वह शूज पहने बगैर ही अपने टेंट से बाहर आ जाकर उठाकर जंगल में जाने लगती है। तभी उसे कोई खौफनाक चीज सुनाई देती है। बेथ गिर जाती है और उसके हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है। जब वह टॉर्च उठाती है तो देखती है उस टॉर्च किसी स्लाइम चीज में गिरी हुई थी। वह अपने आसपास किसी भी क्रिएचर की मौजूदगी को महसूस करती है। उसी वक्त जय वहां आ जाता है और फिर वह दोनों टेंट के पास पहुंचकर देखते हैं कि उनका टेंट बुरी तरह से फटा हुआ है और इस पर वह लाइम लिक्विड गिरा हुआ है। अचानक उनका सारा सामान भी टूटा हुआ था। इसी वक्त जंगल में चारों तरफ किसी क्रिएचर के रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। बैथ वहीं गंदे सूट पहन जल्दी ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन कुछ दूर ही जाकर उन्हें वही स्लाइम दिखता है और साथ ही वहां पर धुएं और आग से बनी कोई चीज दिखाई देती है जो तेजी से एक से दूसरी जगह पर मूव कर रही थी। और फिर एक डॉक्टर के पीछे से हाथ नजर आते हैं। बैथ वहां देखती है तो उसकी आंखें ब्लू होने लगती है। जय उसी वक्त उसे वहां से भागने को कहता है और वो दोनों तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी। सुबह दोनों वह हो जाती है। वह समझ जाते हैं कि यह दोनों जंगल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। बैथ जय को कुछ बताना चाहती थी लेकिन वह कह नहीं पाती। उसी वक्त बैथ को दोबारा धुआं और आग दिखाई देते हैं और उसकी आंखें दोबारा से ब्लू होने लगती है जैसे कोई उसे सजेस्ट कर रहा था। जय आगे बढ़ने लगता है और उसका पाँव वहां पर लगे एक शिकंजे में बुरी तरह फंस जाता है। बैथ वहां आकर उसका पाँव शिकंजे से निकालती है, लेकिन इसकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी। जय जोर से चिल्लाता है तो बैथ उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती है कि उसने हमें ढूंढ लिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह फिर जय को सहारा देकर वहां से ले जाने लगती है, लेकिन जय का बहुत खून बह चुका था। वह गिर पड़ता है, लेकिन अब जय उसे कहता है कि मुझे यही पर छोड़कर तुम चली जाओ। तो जय के जबरदस्ती करने पर वह उसके लिए ही रास्ता ढूंढने निकल जाती है। आगे बढ़ते हुए पहले से ही वेद को बहुत सारे बच्चों की खरगोशियां सुनाई देती है। फिर उसे दोबारा से धुआं और आग बना क्रिएचर नजर आता है जो तेजी से उसके इर्द गिर्द हवा में मूव करने लगता है। बैथ वहां से भागकर एक जगह आ जाती है जहाँ पर पत्थरों से बनी पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग थी। बैथ उसके अंदर जाकर देखती है तो वहां पर एक कुआं दिखता है जो क्रस्ट था। अब फिर उसे कई इंसानों की स्क्रीन लटकी हुई मिलती है। फिर वहीं एक इंसानी स्क्रीन के पीछे से दो आंखें बैथ को घूरने लगती है तो वह वहां से डर कर भाग जाती है। फिर वह एक पत्थर के नीचे बड़े गड्ढे में छुप जाती है। उसी वक्त कोई उसके पीछे आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे पीछे खींच लेता है। यहाँ कोई इंसान उसे क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जय को अपने कंधों पर उठा लेता है। बैथ के साथ ही वह एक बंकर में आता है और यह बंकर अंडरग्राउंड था। बैथ देखती है कि यहाँ पर कई लोगों के ट्रैकिंग बैग्स और ढेर सारे जूते पड़े हुए थे। वह आदमी उसे बताता है कि उसका नाम किन है। वह उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हारे शोर से यहाँ क्रिएचर नीचे आ जाएगा। फिर वह खुद ही जय की हड्डी फिक्स करता है। दर्द से जय बेहोश हो जाता है। फिर बेथ उसका जख्म सी देती है और उस पर बैंडेज कर देती है। जब जय को होश आता है तो वह किन का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि आखिर यह क्या है। किन कहता है कि तुमने वेंडिंग के बारे में कभी सुना है। जय कहता है कि हाँ, मैंने कहानियों में सुना है। तो वेंडिंग जंगलों में भटकने वाले इंसानों को प्रोसेस कर लेता है, इसीलिए वह हर साल अमेरिका के जंगलों में हजारों इंसान गायब हो जाते हैं। किंग बताता है कि यह एक स्क्रीन है जो यहाँ जंगल में खो जाने वाले लोगों को मारकर उनकी स्क्रीन उतार लेता है। और फिर दान कहता है कि हम सुबह निकलेंगे। रात को सोते हुए दोबारा बेथ को नाइटमेयर आता है जिसमें वह फांसी के फंदे पर लटकी होती है। बेथ की आंख खुल जाती है। वह उठकर जय के जख्म को चेक करती है। तभी उसे पता चलता है इस बंकर के नीचे कुछ है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती और दोबारा से सो जाती है। किंग सुबह बेथ को जगाता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना है। बेथ जय को साथ ले जाना चाहती है, लेकिन किंग कहता है कि हम एक बार ट्रेन ढूंढ लें, वापस आकर इसको ले जाएंगे। बंकर से निकलकर किंग और बेथ एक जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं। किंग ने शॉटगन उठा रखी थी। उसने एक लॉकेट पहना था जिसमें एक बच्ची की पिक्चर थी। बेथ पूछती है क्या यह तुम्हारी बेटी है। किंग कहता
कहता है कि एडिसन ने उसे जंगल में लाया था ताकि समझ जाती है कि उनकी बेटी को वह बेंटिंग ने मार दिया था। फिर वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। बेथ को दोबारा से बच्चों की सरगोशियां सुनाई देने लगती है। वह रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो किंग गायब था। वो किंग को आवाजें लगाती है। उसी टाइम वहां वेंडिंग आ जाता है। वेंडिंग उस पर गोली चलाता है जिससे वेंडिंग को वहां से भाग जाता है। बेथ कहती है तुम कहाँ चले गए थे, वह मुझे मार सकता था। किंग बताता है कि मैं उसे शॉट गन की मदद से स्लो डाउन तो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता जब तक कि मैं उसका सर उसके तन से अलग ना कर दूं। तो बेथ उससे कहती है कि तुमने झूठ बोला कि तुम यहाँ जंगल में फंस गए हो। तुम यहाँ ट्रैप नहीं हुए बल्कि तुम खुद यहाँ पर रुककर इन चीज को शिकार करना चाहते हो। इसके बाद बेथ और किंग वापस बंकर में आ जाते हैं। बेथ देखती है कि जे की टांग के जख्म में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसे तेज बुखार था। वो किंग से कहती है कि हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा तो जे की बॉडी में जहर फैल जाएगा और वह मर जाएगा। किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर वह पूछता है कि क्या तुम बीमार हो और यहाँ आने के बाद तुम्हें नाइट मेयर से दिखाई देने लगे हैं। बेथ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। वह उसे बताती है कि मुझे कैंसर था लेकिन मुझे पता चला कि मेरा कैंसर वापस लौट आया है। लेकिन मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं मरने से पहले अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छी यादें इकट्ठी करना चाहती थी। कहता है कि वेंडी को इंसानों का शिकार करने में सिर्फ उनकी इंस्टिंक्ट नहीं था बल्कि वह लोग जो बीमार और वीक होते हैं और जो मरने वाले होते हैं उन्हें मारकर उनकी रूह अपने कब्जे में कर लेता है। इससे उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। मैं तुम्हें तक बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं इस चीज को मार नहीं लेता। बेन से पूछती है क्या तुम्हारी बेटी एडिसन भी मेरी तरह बीमार थी। तो किंग कहता है कि हाँ। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करते करते सो जाता है। सो जाने के बाद बेथ बंकर के फ्लोर से फ्लैप उठाकर उससे नीचे चली जाती है। वहाँ एक टनल मिलती है। वह उस टनल से गुजर रही एक जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ देखती है वहाँ बहुत से इंसानों की लाशें पड़ी हुई है जो गल सड़ रही थी। यह देखकर उसके माइंड में हर बात क्लियर हो जाती है। असल में किंग ने ही उन लोगों को मारकर यहाँ फेंका हुआ था। यह जंगल में खो जाने वाले लोगों में से अगर कोई वेल्डिंग से बच जाता तो ले जाता और वेल्डिंग को मारने के लिए उस इंसान के सहारे के तौर पर इस्तेमाल करता था। और वह आज सुबह बेथ को इसीलिए बाहर लेकर गया था। वेल्डिंग तो आज उसको हाथ ना लगा सका लेकिन यह सारे लोग जरूर किंग के हाथों मारे गए हैं। तो जैसे ही बेथ बंकर में वापस आती है किंग उसे पकड़ लेता। वह जा चुका था। बेथ कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। किंग कहता है कि मैं वेल्डिंग को मेरी बेटी को मार डाला। मैं अब हर हाल में उसे खत्म करना चाहता हूँ चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बेथ कहती है तुम जे को भी बेट के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। तो किंग कहता है तो वैसे भी मर ही जाना है। पर बेथ कहती है कि जे की जगह मुझे ले जाओ लेकिन जान गया कि बेथ बीमार है इसीलिए वह नहीं चाहता बेथ को मार के वेंडी को दोबारा से और ज्यादा ताकतवर बनाए। कहती है कि तुम जे को छोड़ दो। तुम जानते हो वेंडी को कितना फास्ट है लेकिन जब तक मेरी तरफ आएगा तुम जे की जगह मुझे ले जाओ। मेरी वजह से वेंडी को स्लो हो जाएगा और तुम आसानी से उसे मार सकोगे। किंग भी यह सुनकर कन्विंस हो जाता है। बेथ आगे मिलती है और वह चुपके से उसके बेथ कहती है कि मुझे क्या करना होगा। किंग कहता है कि तुम बस उसकी आंखों में मत देखना। अगर उसने तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारी शोल को देख लिया तो वह तुम्हारे जिस्म से कब्जा कर लेगा। फिर उन्हें कुछ आवाज आती है तो किंग बेथ को नीचे गिरा देता है और शेर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें यह लड़की चाहिए तो तुम आकर ले लो। इसी टाइम वेंडी वो यहाँ आ जाता है और फिर वहाँ से किंग को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि डैडी मुझे हर्ट मत करो। किंग बेटी की आवाज सुनकर रुक जाता है और उसी वक्त वेंडी को उसे जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। बेथ देखती है कि किंग जख्मी हो चुका था। किंग कहता है कि वह बिल्कुल मेरी बेटी की तरह नजर आ रही थी। मैं अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से कैसे मारने दे सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बेटी की सोल को आजाद करवा लूंगा। यह लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर उसने एक फंदा लटका रखा था और वह अपने सारे शिकार यहीं पर लाकर वेंडिगो के सामने चारे के तौर पर पेश करता है और वो गले में फंदा डालकर एक लॉक पर खड़ा करवा देता है। बेथ उसी टाइम अपने हाथ किंग का दांत किंग की गर्दन में मार देती है। किंग जान लेता है कि वह अब नहीं बच पाएगा। वह अपना चाकू निकालकर बेथ को पकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। बेथ उसी चाकू से बड़ी मुश्किल से रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है। किंग थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। वह वेंडी को आ जाता है और उसे खींच कर ले जाता है। बहुत देर बाद बेथ होश आता है। वह वहां से भागती है। चाकू अब भी उसी के हाथों में था लेकिन वहां बेथ खींचकर इसी पुरानी सी बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ बेथ देखती है कि वेंडिगो ने किंग की स्क्रीन लटका रखी थी। उसी टाइम वेंडिगो बेथ को उसी कुएं में गिरा देता है। बेथ को जब यह होश आता है तो वह खुद को एक ब्लॉक पर पड़ा हुआ देखती है और उसे वहाँ एक पुराने पत्थर पर एक तस्वीर बनी हुई दिखाई देती है जिसे देख वहीं गिरा हुआ चाकू उठा लेती है। उसे वहाँ से बाहर निकालने का एक रास्ता दिखाई देता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वेंडिग उसे उठाकर वापस फेंक देता है और फिर ऐसा बार बार होता है। कई बार गिरने के बाद बेथ को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वह देखती है कि वह जंगल के स्ट्रेचर पर लेटी है और किंग उसके पास आकर कहता है कि अब लड़ना बंद कर दो और तुम रेस्ट करो। लेकिन बेथ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद वह फिर से उठती है और उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है। से वापस वहीं आकर गिर जाती है। आखिर में वह थककर इसी ब्लॉक में लेट जाती है और कहती है कि ठीक है मैं हार गई और तुम जीत गए। फिर वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह जानती थी वेंडिंग की आंखों में नहीं देखना है। वह उसके बाद वहाँ वेंडिंग अपने पूरे रूप में आ जाता है और फिर बेथ का मुंह खोलकर उसकी रूह निकालना चाहता था। उसी वक्त बेथ को चाकू मार देती है।
और नीचे गिर जाती है। बेंडिंग दोबारा उसके पास आकर उसे अपने बड़े बड़े हाथों से जमीन से ऊपर उठा लेता है। बेथ उसकी बॉडी से चाकू निकालकर की बार उसके मुंह में मार देती है। जब बेंडिंग को नीचे गिर जाता है तो बेथ ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसका सर उसकी गर्दन से अलग कर देती है। बेंडिंग तो मर जाता है। अब बेथ वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। वह अब बहुत खुश थी क्योंकि उसने मौत को शिकस्त दे दी थी। उसे यह यकीन था कि अब वह कैंसर को भी हरा देगी। फिर वह वापस बंकर में आती है। वहां देखती है जय जिंदा है, जिसे वह पहले अपना जख्म साफ करके बैंडेज करती है। उसे किन के सामान में से मेडिसिन भी मिल जाता है जिसे वह जय को खिलाती है और उसकी कंडीशन बेहतर होने लगती है। फिर वह जय की टांग को भी एक रॉड से सपोर्ट कर बैंडेज कर देती है। उसके बाद वह वहां से कुछ जरूरी चीजें एक बैग में डाल लेती है। सुबह होते ही वह जय को लेकर बंकर से बाहर आती है। जय अब काफी बेहतर था। इसके बाद उन्हें ट्रेल मिल जाती है। वह लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।